क्या गल्फ में नौकरी करने वाले भारतीय सिर्फ हर महीने एसआईपी करके 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त है। अगर आपने शुरुआत में एक भी गलती कर दी, गलत अकाउंट चुन लिया, गलत फंड में निवेश कर दिया या बिना प्लान के एसआईपी शुरू कर दी, तो आपका सपना अधूरा भी रह सकता है। हर साल लाखों एनआरआई भारत में निवेश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सही तरीका क्या है। आखिर एनआरई या एनआरओ कौन सा अकाउंट चुने, हर महीने कितना निवेश करें, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही रहेंगे और आखिर 3 से 4 साल में 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाने का पूरा रोड मैप है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से आखिर तक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाएंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सही प्लानिंग और डिसिप्लिन के दम पर ये टारगेट आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान या किसी भी गल्फ देश में काम करते हैं और चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई भारत में आपके लिए एक बड़ी दौलत बनाए, तो इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखिएगा जरूर, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी अगली एसआईपी ही नहीं, आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती है। ये वीडियो उन भारतीय इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए जो गल्फ देशों में काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भारत में एसआईपी कैसे शुरू करें और 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो 2 बातें समझनी है। पहली ये कि गल्फ में रहते हुए भारत में एसआईपी शुरू करने का सही तरीका क्या है, और दूसरी बात जो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे वो एक आसान केस स्टडी के जरिए होगी, जिसमें दुबई में काम करने वाले इंजीनियर्स 3 से 4 साल में 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से। अगर आप गल्फ में रहते हैं और भारत में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट सही तरीके से सेट करना होगा। इसके लिए 2 तरह के अकाउंट होते हैं, पहला एनआरई अकाउंट और दूसरा एनआरओ अकाउंट। अब एनआरई अकाउंट का फायदा यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका मूल पैसा यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट और मुनाफा दोनों वापस गल्फ भेजे जा सकते हैं। वहीं एनआरओ अकाउंट में पैसा भारत में ही रहता है। इसे विदेश भेजने के लिए कुछ नियम और औपचारिकताएं आपको पूरी करनी पड़ती है। अगर आपको ज्यादा सुविधा और आसानी चाहिए तो ज्यादातर गल्फ एनआरआईज के लिए एनआरई अकाउंट ही बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। एनआरई या एनआरओ अकाउंट खोलने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी, वीजा या रेजिडेंस परमिट या फिर यूएई आईडी या कतर आरपी, विदेश का एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक का केवाईसी फॉर्म। आजकल कई बैंक ऑनलाइन एनआरआई अकाउंट खोलने की सर्विस भी देते हैं, लेकिन पहली बार अकाउंट खुलवाते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन मांगी जा सकती है आपसे, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिएगा। अब इसके लिए आप इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट या बैंक के एनआरआई डेस्क की मदद ले सकते हैं। अकाउंट एक्टिव होने के बाद नेट बैंकिंग और इंटरनेशनल लॉगिन जरूर एक्टिव करवा लीजिएगा, क्योंकि गल्फ में रहते हुए आपको सभी का ऑनलाइन ही करने होंगे। अब अगला जरूरी कदम है म्यूचुअल फंड केवाईसी। भारत में एसआईपी शुरू करने के लिए पहले आपका केवाईसी पूरा होना बेहद जरूरी है। इसके लिए भी आपको पैन कार्ड, अगर आधार है तो आधार, पासपोर्ट, विदेश का एड्रेस प्रूफ और फोटो की जरूरत होगी। आजकल कई प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन केवाईसी और वीडियो केवाईसी की सर्विस भी देते हैं, लेकिन एनआरआई होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी आपको हो सकता है पूरी करनी पड़े। अब केवाईसी पूरी होने के बाद आप सीडीएसएल या केआरए पोर्टल पर आपका स्टेटस केवाईसी वैलिडेटेड दिखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी एसआईपी शुरू नहीं हो पाएगी। अब बात आती है सही प्लेटफॉर्म चुनने की, क्योंकि देखिए, आप एक बार केवाईसी तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इन्वेस्टमेंट करना किस प्लेटफॉर्म के जरिए है। आप डायरेक्ट एएमसी पोर्टल्स, कैम्स, के फिनटेक, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड या एनएसई एनएमएफ जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है, जिसमें खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आप एक ही जगह कई म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। अब आता है दूसरा तरीका, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी आरआईए या किसी वेल्थ प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करना। इसका फायदा यह है कि आपको सही पोर्टफोलियो प्लानिंग, फंड सिलेक्शन और गल्फ टाइम जोन के हिसाब से सपोर्ट मिल जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उनका कमीशन मॉडल या फी मॉडल पहले से साफ हो। गल्फ में रहने वाले एनआरआईज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का साथ सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, एसआईपी की रकम, उसकी फ्रीक्वेंसी और सही फंड का चुनाव।
कोशिश करिएगा कि जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए उसके बाद एसआईपी अपने आप कट जाए। इससे निवेश में कंटिन्यूटी बनी रहती है। मान लीजिए आपके महीने की सैलरी यूएई दिरहम में 20,000 से 25,000 के बीच है, तो आप हर महीने एईडी 2,000 से 5,000 यानी लगभग 45,000 रुपए से 1,10,000 तक एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। मंथली एसआईपी सबसे आसान और बेहतर ऑप्शन माना जाता है। क्वार्टरली एसआईपी भी हो सकती है, लेकिन हर महीने निवेश करने से आपका अनुशासन बना रहेगा और कंपाउंडिंग का फायदा भी ज्यादा मिलेगा। तो ये तो हो गई बात कि आपको एसआईपी कितने ड्यूरेशन पे करनी है। अब बात करते हैं सही फंड चुनने की। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कोर इक्विटी के लिए निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी के लिए लार्ज एंड मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स चुने जा सकते हैं। स्टेबिलिटी चाहिए तो आप उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स रख सकते हैं, और महंगाई से बचाव के लिए गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। एसेट एलोकेशन हमेशा आपकी उम्र और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है तो लगभग 70 से 80% इक्विटी और बाकी डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपकी उम्र 35 से 45 साल के बीच है तो 50 से 60% इक्विटी और बाकी हिस्सा डेट और गोल्ड में रखना ज्यादा बैलेंस्ड माना जाएगा। अब एसआईपी शुरू करने के पूरे प्रोसेस को समझिए। जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां जाकर स्टार्ट एसआईपी या न्यू एसआईपी पर क्लिक करिए। इसके बाद फंड का नाम, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, निवेश की रकम और एसआईपी की तारीख भरिए। फिर अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट से ऑटो डेबिट की परमिशन दे दीजिए, जो एनएसीएच या ई मैंडेट के जरिए पूरी हो जाती है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन एसएमएस या फिर ईमेल मिलेगा। पहली एसआईपी किस तारीख को कटेगी उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एक छोटी लेकिन जरूरी सलाह सुनते जाइए। एसआईपी की तारीख हमेशा सैलरी आने के 2 से 3 दिन के बाद रखिएगा, ताकि अकाउंट में सफिशिएंट पैसा रहे और एसआईपी बाउंस होने का या फिर पेनल्टी लगने की नौबत ना आए। अब आखिर में टैक्स और कंप्लायंस की बात भी सुन लीजिए। अगर आपने डिविडेंड वाला ऑप्शन चुना है तो भारत में उस पर टीडीएस लागू हो सकता है। कैपिटल गेन्स पर भी अलग अलग टैक्स नियम लागू होते हैं। इक्विटी और डेट फंड्स के टैक्स नियम अलग होते हैं। गल्फ देशों के साथ भारत का डीटीएए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, जिससे एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स देने से बचा जा सकता है। इसके लिए रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और कुछ जरूरी फॉर्म आपको भरने होंगे। अगर आप एनआरआई हैं तो भारत में समय पर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना भी जरूरी है। साथ ही जिस गल्फ देश में आप रहते हैं वहां के टैक्स नियमों की जानकारी भी जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अक्सर गल्फ में रहने वाले एनआरआई कर बैठते हैं। पहली गलती, सिर्फ किसी रिश्तेदार या डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह पर बिना जांचे परखे फंड खरीद लेना। दूसरी गलती, एनआरई और एनआरओ अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना, जिससे बाद में पैसा विदेश भेजने में परेशानी आती है। तीसरी गलती है सैलरी आने से पहले एसआईपी की तारीख तय कर देना, जिससे एसआईपी बार बार बाउंस होती है और पेनल्टी लगती है। चौथी गलती, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना, जिसके कारण बीच में एसआईपी बंद करनी पड़ती है। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती, गल्फ की नौकरी के जोखिम को यानी रिस्क को नजरअंदाज करना और भारत में जरूरत से ज्यादा खर्च तय कर लेना। अब एक आसान सी केस स्टडी के जरिए इस पूरे सीन को समझ लीजिए। 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए एक 28 साल का भारतीय इंजीनियर है जो पिछले 3 साल से दुबई में नौकरी कर रहा है। उसकी हर महीने की इन हैंड सैलरी यूएई दिरहम में 22,000 यानी लगभग भारतीय रुपए में 5 लाख रुपए। वो किराया और बाकी खर्च मिलाकर करीब एडी 9,000 खर्च करता है। इस तरह हर महीने उसके पास लगभग यूएई दिरहम के 13,000 यानी करीब 3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। उसके पास पहले से ही 12 लाख रुपए की बचत भी है, जिसमें कुछ पैसा एनआरई, एफडी और कुछ इक्विटी में लगा हुआ है। उसका टारगेट है कि अगले 3 से 4 साल में अपना कुल निवेश बढ़ाकर 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो वो तैयार कर ले। अब इसका हिसाब समझिएगा थोड़ा। अगर हर महीने लगभग 3 लाख रुपए की बचत होती है तो एक साल में करीब 36 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। अगर इस बचत का 30 से 40% हिस्सा इक्विटी और डेट में निवेश किया जाए और बाजार भी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़े तो 3 से 4 साल में 50 लाख रुपए या उससे बड़ा पोर्टफोलियो बनाना मुमकिन है। लेकिन पूरा पैसा सिर्फ एफडी में नहीं रखना चाहिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट्स का
मिक्स होना चाहिए। इसलिए इस पोर्टफोलियो को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा कोर इंडिया इक्विटी, इसमें लगभग 25 से 28 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। इसका करीब 60 से 65% हिस्सा निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या फिर ETF में लगाया जा सकता है, जबकि 10 से 15% हिस्सा IT, बैंकिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स में SIP के जरिए निवेश किया जा सकता है। यही हिस्सा लंबे समय में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का काम करता है। अगर आप गल्फ में कमाई कर रहे हैं तो उस कमाई को धीरे धीरे भारत की मजबूत कंपनियों में निवेश करना लंबे समय में काफी फायदेमंद हो सकता है। दूसरा हिस्सा स्टेबल इनकम और इमरजेंसी फंड, इसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए NRE FD या FCNR डिपॉजिट में रखे जा सकते हैं, जिससे स्टेबल रिटर्न और करेंसी रिस्क से कुछ सुरक्षा मिल जाती है। करीब 3 से 4 लाख रुपए लिक्विड या फिर ओवरनाइट फंड में इमरजेंसी फंड के रूप में रखे जा सकते हैं। बाकी 2 से 3 लाख रुपए शॉर्ट टर्म डेट या आर्बिट्रेज फंड में लगाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, गल्फ की नौकरी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती, इसलिए कम से कम 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। तीसरा हिस्सा गोल्ड और रियल एसेट्स का, इनमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। करीब 3 से 4 लाख रुपए गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाए जा सकते हैं, जिससे महंगाई से बचाव हो सके। बाकी 2 से 3 लाख रुपए रीट्स या दूसरे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी लगाए जा सकते हैं। अगर आप गल्फ में रहते हैं तो सोना खरीदना आसान होता है, लेकिन निवेश के लिहाज से गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं। इनमें निवेश करना आसान होता है और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलना भी आसान रहता है। चौथा हिस्सा है अपॉर्चुनिस्टिक या लर्निंग बकेट, इसमें लगभग 3 से 5 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। करीब 1 से 2 लाख रुपए अच्छी कंपनियों के डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाए जा सकते हैं। 1 से 2 लाख रुपए PMS या AIF जैसे ऑप्शंस में लगाए जा सकते हैं। अगर आपकी इनकम और जोखिम लेने की क्षमता उसके अनुरूप हो तो करीब 1 लाख रुपए अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए और नेटवर्किंग पर खर्च करना भी इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन इस हिस्से का आकार, इस हिस्से का जो एरिया है वो हमेशा छोटा रखिएगा। अब चलिए समझ लेते हैं जरा 3 साल का रोड मैप। पहला साल फाउंडेशन का होता है। पहले साल का टारगेट लगभग 20 से 22 लाख रुपए का निवेश तैयार करना होना चाहिए। हर महीने 1,50,000 भारत के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए, 50,000 डेट और लिक्विड फंड्स में निवेश करिए, 25,000 गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाइए। अगर आप पहले से 12 लाख रुपए की बचत कर चुके हैं तो उसे भी दोबारा बैलेंस कर लीजिए, जैसे 6 लाख रुपए इक्विटी में, 4 लाख डेट में और 2 लाख रुपए गोल्ड में। साथ ही NRE और NRO अकाउंट्स को सही तरीके से व्यवस्थित करिएगा। भारत और दूसरे जिस भी देश में आप रहते हैं वहां के टैक्स नियमों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। दूसरा साल स्केल और डाइवर्सिफिकेशन का होता है। अगर सैलरी में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है तो बचत भी बढ़ेगी। ऐसे में हर महीने लगभग 1,80,000 रुपए इक्विटी में, 70,000 डेट में, 30,000 गोल्ड में और 20,000 दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा FCNR डिपॉजिट भी शुरू किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो शुरुआत में 5 से 7 कंपनियों तक ही लिमिटेड रहिएगा। तीसरा साल कंसोलिडेशन का होता है। अब टारगेट 50 लाख रुपए या उससे बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। हर साल अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करिएगा। लगभग 55 से 60% इक्विटी में, 20 से 25% डेट में, करीब 10% गोल्ड में और 5 से 10% अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट रखने की कोशिश करिएगा। अगर जरूरत हो तो बाजार की सिचुएशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन में बदलाव करिए। अगर फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत हो तो रीट्स या दूसरे रियल एस्टेट ऑप्शंस पर भी विचार करिएगा। अब ये जानते हैं वो 5 बड़ी गलतियां जो इस पूरे प्लान को बिगाड़ सकती हैं। अवॉइड करिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। पहली गलती, पूरा भरोसा सिर्फ FD या प्रॉपर्टी पर करना। इससे इक्विटी की कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिल पाता। दूसरी गलती, इमोशंस में आकर भारत में प्रॉपर्टी खरीद लेना, जहां किराया कम और झंझट ज्यादा हो। तीसरी गलती, बिना किसी रिटन फाइनेंशियल प्लान के सिर्फ जो भी पैसा बचा उसे कहीं भी निवेश कर देना। चौथी गलती, करेंसी रिस्क को नजरअंदाज करना और पूरा पैसा सिर्फ एक ही करेंसी में रखना। पांचवी गलती, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती है, इसलिए इंश्योरेंस एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो कुल मिलाकर जो समझ में आता है वो यही कि अपने निवेश को 4 हिस्सों में बांट लीजिए, इक्विटी, डेट,
गोल्ड और अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। 3 साल का एक साफ रोड मैप बनाइए और सबसे जरूरी, बिना योजना के निवेश करने, सिर्फ प्रॉपर्टी पर भरोसा करने और बीमा को नजरअंदाज करने यानी इंश्योरेंस को नजरअंदाज करने जैसी गलतियों से बचिए। अगर आप गल्फ में रहते हैं और चाहते हैं कि हम आपके देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, सिंगापुर, यूके या यूएस के हिसाब से भी ऐसी ही केस स्टडीज लेकर के आएं और आपको बताएं कि आप किस तरीके से और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।